नमस्कार दोस्तों, आप सबका ग्लो पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ पंकज विद्वान जी हैं। कुंडली पे बात करेंगे, ग्रहों पे बात करेंगे, दशाओं पे बात करेंगे, राशियों पे बात करेंगे। ये ग्रहों का प्रभाव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। हर पंडित विद्वान दूसरे इंसान को गुमराह कैसे करते हैं उसमें चर्चा करेंगे। हमें गुमराह होने से बचना कैसे है उस पर बात करेंगे। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो रेमेडी चल रही है, लोगों के उपाय चल रहे हैं, 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे, 1 मिनट में बढ़िया हो जाएंगे, आपके ये करो, हर चीज़ों पे रेमेडी चल रही है। मतलब जैसे ना सामान नहीं बिकता सब्जी मंडी में, वैसे रेमेडियाँ बिक रही हैं, उस पर भी चर्चा होगी। चलो पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लो पाथ में। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। तैयार है पंकज जी आज हमारे साथ? बिल्कुल तैयार है चर्चा करने के लिए। जी 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 ठीक है पंकज, सबसे पहले आप बताएं अपने बारे में कि आप इस ऑकल साइंस पे, कुंडली पे, एस्ट्रोलॉजी पे कैसे आए, आपका ये जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश बिलासपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी जर्नी 2007 से स्टार्ट हुई है। तो पहले हम जैसे आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े, जैसे शास्त्री होगी, क्योंकि उसमें वेद अध्ययन होता है पहले 5 साल। उसके बाद 3-4 साल की जो मतलब किसी ने वेद करना और किसी ने ज्योतिष में और किसी ने जैसे भागवत करना। तो हमारा सब्जेक्ट ज्योतिष में ज़्यादा इंटरेस्ट बना, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि ज्योतिष विद्या है क्या। तो उससे हमने ज्योतिष चुना और आज 13 साल हो गया हमें इस सेवा को देते हुए। और 13 सालों में हमें बहुत अच्छा भगवान की कृपा रही और लोगों का मतलब विश्वास रहा, तो आज तक हम अच्छे यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा पंकज जी, सबसे पहले बताएं आपकी एजुकेशन क्या है? आप इस मतलब कुंडली में शायद आपकी एजुकेशन अलग है। जी आप इस जगह पे अलग हैं। सर जैसे 10th +2 में तो मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। बाद में फिर मैंने शास्त्री लाइन चुनी किसी कारण से। उसके बाद मैं चेन्नई से एस्ट्रोल ज्योतिष आचार्य की, चेन्नई से। उस साथ साथ में प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकल्स किए। तो उसके बाद साथ साथ में हमने जैसे प्रैक्टिस भी की और साथ साथ में ये काम भी किया। और जब हमारे एजुकेशन कंप्लीट हुई उसके बाद साथ साथ में हम उस टाइम तक हम मतलब अच्छा अचीव कर चुके थे उसमें। जी। अच्छा पंकज जी, आपका अभी बताया आपने कि मैं विषय मेरा मतलब आप किसी और में थे। जी। तो ऑकल साइंस में आप कुंडली में आए, इसका कारण क्या रहा आपका यहाँ आने का? इसका सर कारण एक ही है कि जैसे मान लो हमने इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हैं हम, तो बाद में हमने शास्त्री ज्वाइन की। तो इसका हम रीज़न देखना चाहते हैं कि भी मतलब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने होटल मैनेजमेंट कर दी, बाद में वो किसी और फील्ड में जॉब कर रहा है। तो हम मतलब इस साइंस से ही प्रभावित हुए कि ये है क्या चीज़, कि एजुकेशन कोई और करता है, कर्म कुछ और है, बाद में रिजल्ट कुछ और है। तो इसका मोटिवेट होकर हमने ये चीज़ लाइन देखी भाई, इस पर रिसर्च करी जाए और रिसर्च का रिजल्ट देखा जाए क्या है। तो सबसे पहले हमें इस पे अपने आप पे प्रैक्टिकल किए। तो जब अपने आप पे प्रैक्टिकल हमें बिल्कुल सही हुए, उसके बाद हमने धीरे धीरे जैसे हेल्थ एजुकेशन पे हमने ज़्यादा काम किया इस पे। जिस तरह मान लो कोई बच्चा बीमार है या किसी को बीमारी है, उसकी कुंडलियाँ चार्ट लेके वो स्टडीज़ की। अब आगे हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने बहुत हेल्प की इन चीज़ों के लिए कि कौन से प्लैनेट कौन सा रोग देता है और उसको कैसे ठीक करना है। तो जहाँ तक हो सका, क्योंकि साइंस से, ये साइंस की एस्ट्रोलॉजी, ये धर्म ना तो कोई धर्म है, ये तो बिल्कुल साइंस है। तो साइंस के हिसाब से अगर साइंस को साइंस से जोड़ेंगे ना तो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है। पर साइंस से साइंस जोड़नी पड़ेगी। जैसे आजकल चल रहा है वो साइंस नहीं है, वो तो अपनी बनाई हुई साइंस है। अच्छा, कुंडली में सबसे ज़्यादा हेल्थ का क्या महत्व रहता है कि हम कुंडली में खुद अपने बारे में, अपने फिजिकल, अपनी बॉडी के बारे में, हमें क्या रोग होगा, क्या बीमारी होगी, उसको कैसे समझ सकते हैं? देखो सर, वो तो जैसे कुंडली की प्रेडिक्शन से पता चलता है। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो मैक्सिमम कुंडलियाँ बाद में बनाते हैं बच्चों की। पहले ज़माने में 10 साल के बाद कुंडलियाँ बनाते थे। अब तो हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है, पंडित जी कुंडलियाँ बना देना। तो उस कुंडली में पहले ऐसा था कि जैसे कुंडली में पता चल जाता है, बच्चे की कुंडली में अरिष्ट योग है, एक बाल अरिष्ट योग होता है। तो बाल बच्चा अरिष्ट 8, यानी कि वो अरिष्ट योग 8 वर्ष तक होता है।
जिस तरह मान लो एट्थ हाउस आपका पीड़ित है, सिक्स हाउस आपका पीड़ित है और सेकंड हाउस का पीड़ित है, तो उससे बच्चों को जो है ज़्यादा बीमारियां होती है। और जिस तरह मेडिसिन लेते हैं, आप पीजीआई चले जाना, वहाँ भी इतने बच्चों की लाइन होती है लगी। अब छोटे छोटे बच्चों का कर्मा कैसे एकदम से मतलब ख़राब हो जाता है। अब बच्चे ने जन्म ही लिया है, उसी टाइम से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो पिछले जन्म के कर्मा ही इस हिसाब से होते हैं कि जन्म लेता ही बच्चा बीमारी से इफेक्ट हो जाता है, वो कुंडली में साफ पता चल जाता है। जिनकी अरिष्ट योग होते हैं कुंडली में, जैसे बाल अरिष्ट योग होते हैं, तो बाल अरिष्ट योग से कुंडली और बीमारी की गणना। पंकज जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे जन्म कुंडली से हम अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में कैसे जान सकते हैं, मैं इसके साथ ही जानना चाहता हूँ आपसे, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही बच्चे को कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, तो हम उसी टाइम जैसे किसी पंडित के पास जाएं, किसी विद्वान के पास जाएं, तो उसी समय उनकी कुंडली पे जो प्रभाव हैं ग्रहों के हैं, हम देख के पाठ पूजा से उनको ठीक कर सकते हैं? देखो सर, इसमें तो आपको वैदिक सिद्धांत में जाना पड़ेगा। जो सिद्धांत होता है वैदिक, जैसे थोड़ा ज्योतिष के बारे में बताता हूँ आपको। तो जैसे जो ज्योतिष ग्रंथ है ना, हमारे ऋषियों ने इसकी स्थापना की है। ज्योतिष में 4 लाख श्लोक हैं, 4 लाख श्लोक हैं। मतलब 4 लाख श्लोकों में फिर इतने ज़्यादा श्लोक होने के बावजूद जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको 3 ग्रंथों में विभाजित कर दिया। जैसे एक फलित ज्योतिष हो गया, होरा शास्त्र हो गया, एक संहिता हो गया, 3 शास्त्रों में इसको विभक्त कर दिया। उसमें क्या गणना आई, मतलब उसमें जैसे माँ बाप, जैसे हस्बैंड वाइफ की शादी होगी, ठीक है, और उनके मतलब उनकी जैसे कुंडली मिलान होता है, कुंडली मिलान कर दिया। अब उनके दो मतलब पूर्व जन्म का इस संबंध होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, मतलब एक दूसरे के कर्मा जुड़े होते हैं उनके साथ। अब उन दोनों से जैसे ही जो बच्चे की उत्पत्ति होती है ना, उन दोनों के कर्मा से रिलेटेड कुंडली बनती है वो उस बच्चे की। तो जैसे ही मान लो हॉस्पिटल में जन्म हुआ बच्चे का, तो उसमें अरिष्ट योग आ गया। कई बार एक और योग आता है, जैसे 10वें घर में राहु आ गया, चौथे घर में केतु आ गया, या चौथे घर में राहु आ गया और 10वें घर में केतु आ गया। तो ये माँ बाप को रिप्रेजेंट करता है योग। तो अगर मान लो, अब देखो 2 ग्रहों से भी आप गणना नहीं कर सकते इसकी। अगर राहु मान लो षडाष्ट में चल रहा है, वो तब भी अशुभ है। अगर मान लो राहु से 12वां शनि है तब भी अशुभ है, जैसे राहु से मंगल छठा है तब भी अशुभ है। तो ये सारी कैलकुलेशन के बाद अगर मान लो बच्चे की कुंडली इफेक्टेड है, तो उस टाइम सबसे पहले तो माँ बाप परेशान होंगे। अब बच्चा तो बेचारा, उसने तो जन्म लिया, वो तो परेशान ही है। तो सबसे पहले तो माँ बाप को इसका इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जिस तरह मान लो माँ बाप के पास पैसे नहीं है, वो पैसों का अरेंज करेंगे, या माँ बाप के पास और कोई प्रॉब्लम है, उसकी तकलीफ तो होएगी, उनके भाग दौड़ वो सारी वो उसी टाइम प्लानट शुरू कर देता है वो। तो एक चीज़ और है इसमें, अगर मान लो हस्बैंड वाइफ की कुंडली भी खराब है, चलो कोई बात नहीं, बाद में जब प्रेगनेंसी के टाइम जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब गर्भ में संतान है तो मतलब जैसे भागवत का चिंतन करो, गीता का पाठ करो, अच्छी अच्छी बातें सुनो और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है करो, मतलब अच्छे कर्म करो, पूजा पाठ करो। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, जितना माँ सोशल मीडिया पे रहेगी उतना उन ग्रहों पे इफेक्ट पड़ेगा। और जैसे ही नई मतलब जैसे बच्चे का जन्म होगा, तो वो माँ बाप की वो तीसरी कुंडली बन गई। अगर मान लो माँ बाप के ग्रह खराब है, तीसरी कुंडली में मतलब पूजा पाठ से अगर ग्रह शुभ पड़ गए, वो माँ बाप के ग्रहों को कंट्रोल कर लेगी चीज, वो होते हैं कर्म फल है। अगर मान लो ग्रह हुए और आचरण भी गर्भ अवस्था में आचरण भी गलत रहा, तो कुंडली खराब, उसमें अरिष्ट योग आते हैं। बाल अरिष्ट योग में शुरू से लेके 8 वर्ष तक माँ बाप को परेशानी ही झेलनी पड़ती है। उस करके फिर जब परेशान होते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पंडित जी के पास चले गए कुंडली दिखाने के लिए, फिर इसका ये रेमेडी कर दो, वो रेमेडी। अब देखो जो जन्म लेते ही बच्चा रेमेडी लेने लगा, वो लाइफ में कितनी रेमेडीज करेगा। उनको क्या करना चाहिए कि हमारी संतान तंदुरुस्त हो जी, भगवान के साथ जुड़े, हमें किसी हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़े, तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए? देखो सर, मैं एक बात बताता हूँ, शायद किसी को ही पता हो, क्योंकि जिन्होंने शास्त्र और अध्ययन किया है उनको इन चीज़ों की जानकारी है। जिस दिन
कंसीव होता है बच्चा, उस दिन से लेके 9वें महीने तक हर महीने का एक प्लैनेट होता है। हर प्लैनेट, जैसे स्टार्टिंग में जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम शुक्र उत्पत्ति का कारक होता है, वैसे ही ग्रह चलते रहते हैं हर मंथ। हर एक ग्रह ने ऊर्जा देनी है, मतलब जिस तरह अगले नेक्स्ट मंथ मंगल का होगा तो उसने मंगल ने ऊर्जा देनी। अब देखो एक चीज से भी कभी ऊर्जा नहीं मिलेगी, जो मतलब प्राणी बनेगा वो पंच तत्वों से बनेगा। पंच तत्व ने अपने अपने टाइम पर उसको चीजें देनी है। अगर उस समय पंच तत्वों की हम पूजा करें, जैसे मान लो भगवान शिव जी की पूजा करें, भगवान नारायण की पूजा करें और कथा का श्रवण करें, तो उससे हमारे पंच तत्व और प्रकृति शुद्ध होते हैं। जब वो शुद्ध होंगे ना तो बच्चा आपका भाग्यवान पैदा होगा, उसमें कोई संशय नहीं। पूर्व जन्म के चाहे कोई भी ग्रह हो इसको, पर भाग्यशाली होगा। जन्म लेते ही आपकी लॉटरी लगा देगा, लॉटरी लगेगा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। देखा होगा आपने, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो बोलते हैं हमारे तो तकदीर खुल गई, हमारे तो ये हो गया, हमारे घर नहीं था इतने साल से हमने घर ले लिया, हमने गाड़ी ले ली। वो उस शुभ योग के कारण होता है। अच्छा पंडित जी, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे माँ बाप का ग्रहों का चाल जो होती है, जब वो प्रेग्नेंट होता है तभी उनको इफेक्ट करते हैं, उनके पिछले कर्म भी उसके साथ जुड़े होते हैं, यानी शादी से पहले जो माँ बाप ने अपने जीवन में जो कुछ कर्म किए होते हैं उनका भी इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है क्या? ये सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे मान लो मेरे दादाजी हैं, दादाजी का कोई मान लो कर्म अशुभ हो गया, ठीक है ना, वो अपने विरासत में अपने लड़के को दे देगा। जैसे लड़के का कर्म अशुभ हो गया कुछ, अब जाने अनजाने में बहुत गलतियां होती है, वो अपने आगे लड़के को विरासत में चलती है चीजें। अगर आपके भाग्य, आप देखो पुराणों में लिखा है कि हमारे कुल में ऐसा कोई दीपक पैदा हो जो मतलब बहुत पूजा पाठ करने वाला। ऐसा नहीं है भी पूजा पाठ या आप पूरा दिन पूजा पाठ ही करो, सत्कर्म भी करो। सत्कर्म होता है जैसे प्रकृति की सेवा करो, पेड़ पौधे लगवाओ और जीव जंतुओं को भोजन दो, ठीक है, और पूजा पाठ करो। यानी कि जो पंच तत्व है ना उनका पालन पोषण करना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने सिर्फ पंच तत्व बनाए हैं। जो पैसा है, गाड़ी है, मकान है, सारे इंसान ने बनाए, ये भौतिक तत्व है। मतलब मेन है कि भगवान के साथ जुड़ के इन पंच तत्वों को सही दे, मतलब इसका ये चीज। अच्छा, हम अब बात तक करते हैं राशियों के बारे में। जी जी। जब हमारी जीवन में राशि परिवर्तन करती है, ग्रहों का परिवर्तन होता है, एक ग्रह दूसरी राशियों में जाते हैं, तो उसका हमारी बॉडी पे, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सर ऐसा होता है जैसे यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यानी कि हमारे जो पारमार्थिक शरीर में है ना जो तत्व, वही ब्रह्मांड में घूम रही है ऊपर चीजें। मतलब गरुड़ पुराण अगर किसी ने पढ़ा होगा तो गरुड़ पुराण में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 13वें-14वें अध्याय में कि, और गीता में भी लिखा है कि जो हमारा शरीर है ना, जो हमारा स्थूल शरीर है, इसी के अंदर हमारे नवग्रह हैं। जैसे आंखों का चंद्रमा माना गया है, सिर को सूर्य माना गया है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसको मंगल माना गया है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा शरीर जो है मतलब पंच तत्वों के साथ साथ ग्रहों के अधीन भी आता है। तो जैसे मान लो हम कोई सत्कर्म, मान लो हमारा मन अच्छा सोच रहा है, अब देखो मन का कारक राहु है, मन का कारक राहु है, और हमने कोई बात सोच ली किसी के प्रति भी इसका बुरा हो जाए, या मान लो उसकी कोई चुगली कर दी, कोई निंदी कर दी, आपका कुंडली में चाहे राजयोग में राहु बैठा हुआ एकदम इफेक्ट राहु भी पड़ेगा। मतलब अब हमने अपने हाथ से कायिक, वाचिक, मानसिक 3 तरह के पाप कमाते हैं हम। कायिक, वाचिक वाणी के द्वारा, हाथों से द्वारा, और मानसिक 3 तरह के कर्म हम करते हैं जो अशुभ है। वो 3 तरह के जो कर्म करते हैं ना वो ग्रहों पे सीधा असर करते हैं। भले ही हमारी कुंडली में राजयोग में प्लैनेट बैठा है, जैसे पंडित जी के पास कुंडलियां दिखाते हैं, सर हमारा राजयोग में ग्रह बैठा है और हमें फल नहीं मिला। अब फल कहाँ से मिला? जब हमारा जो नेचर है वो ग्रहों के अधीन है ही नहीं, विपरीत है। अगर मान लो जैसे बृहस्पति हमारा कुंडली में उच्च बैठा है कुंडली में, तो बृहस्पति के साथ बृहस्पति के आचरण भी रखने पड़ेंगे आपको। तो बृहस्पति के आचरण, जैसे शनि उच्च बैठा है कुंडली में, अब शनि क्या है? न्याय का देवता है। तो शनि के अगर कर्म है, आपके पास कोई ऐसा टास्क आ जाता है कर्म के कि आपने सही करना है, अगर आप उसमें चूक जाते हो तो शनि आपको अनिष्ट फल देगा, चाहे भले ही आपके उच्च बैठा हो। ऐसा नहीं है भी जैसे आपका जन्म हुआ तो ग्रह आपके फिक्स हो गए कुंडली में, अच्छे हो गए। ये जन्मांग लगन होता है, और जो चलित होता है वो चलता रहता है चक्कर, 2 चक्कर है। अब इस जो जन्म कुंडली से 114 चार्ट बनते हैं।
अब देखो माँ का अलग बनेगा, बाप का अलग बनेगा, भाई का अलग बनेगा, सास ससुर का अलग बनेगा। इसको हम अलग अलग चार्टों में विभक्त करते हैं। नवांश अलग बनेगा, जैसे पत्नी का अलग बनेगा, बच्चों का अलग बनेगा, उनका सुख का अलग बनेगा, क्या कर्म करेंगे आप, कर्म क्षेत्र अलग बनेगा। तो उसी चार्ट से बनते हैं, वो सारे चलित होते हैं। एक वो कुंडली फिक्स होगी और एक आपका चलित चक्र हो गया। चलित चक्र में आपको शुभ कर्म करने पड़ेंगे। शुभ कर्म ऐसा नहीं कि आप मंदिर में रहो पूरा दिन। आपको जो कर्म दिया है, जैसे मान लो मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे को पूजा पाठ का कर्म दिया है, तो मेरे को पूजा पाठ निष्ठा से करानी पड़ेगी, लालच को छोड़ के, तभी मेरा बृहस्पति मेरे को शुभ फल देगा। अगर कोई इंजीनियर है, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में, तो पुलिस का जैसे शनि रिप्रेजेंट करता है, न्याय का देवता है। अगर पुलिस अपना कर्म अच्छा करेगा तो शनि बहुत अच्छा फल देगा। अन्यथा चाहे उच्च बैठा हो कुंडली में, फिर भी आपको बहुत अशुभ फल देगा। एक अपने कर्मों पे डिपेंड करता है। ग्रह तो ऐसे ही बदनाम है। इंसान तो अपने खुद के कर्म सुधार ले तो ग्रह दिखाने की जरूरत ही ना पड़े आपको। तो फिर आप लोगों के पास आना बंद हो जाएंगे? बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए कोई, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है ना, वो हमें जरूर मिलेगा। जो छोटे छोटे पंछी भी बनाए ना भगवान ने, उनका भी पेट भरता है। तो हमें कोई दिक्कत, हम आध्यात्मिक चीज से जुड़े। आध्यात्मिक भगवान बोलता है अपने आप आपके अंदर, मतलब रोटी है, रोटी और पानी आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। हाँ, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी कारें नहीं आएगी, पर ये चीजें मतलब अच्छी आएगी। मतलब चलो, अच्छे विचार हैं पंडित जी आप। हाँ जी। अच्छा, मैं ना आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अच्छा पंडित जी, हम राशियों की बात कर रहे हैं, ग्रहों की बात कर रहे हैं। अभी शनि ने अपनी दशा बदली है, तो लोगों में कई रेमेडीज़ ने, कई लोगों के यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स ने, इंस्टाग्राम्स में शनि आप पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं, आपके जीवन बदले, लोगों के मनों में डर पैदा हो चुका है शनि को लेकर के। वो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि ये होता है ऐसा? देखो, शनि जो ग्रह है, सबसे पहले सूर्य पुत्र है शनि, और भगवान शंकर ने इनको न्याय का देवता माना गया है। और भगवान शंकर की कृपा से शनि हमेशा न्याय के प्रति चलते हैं। जैसे 29 मार्च को भी शनि का ट्रांजिट हुआ, तो मैंने भी पोस्ट की थी। पर इसके लिए, जैसे शनि का ट्रांजिट वो लाइक व्यू के लिए यूट्यूब पे तो चलता है, जैसे इंस्टाग्राम पे ड्रा के शनि कोई मतलब ड्रावना ग्रह बना दिया गया है। जबकि शनि इतना अच्छा प्लेनेट है और बंदे की मेहनत का फल देने वाला है शनि। अब शनि का क्या होता है कि अगर मान लो आपके जन्म कुंडली में पूर्व जन्म से शनि अशुभ स्थिति में बैठा है, और जैसे ट्रांजिट हुआ, जैसे मान लो 12 राशियों पे इसका इफेक्ट पड़ा। अब 12 राशियाँ करोड़ों लोगों की है, करोड़ों लोगों की राशि है 12 राशियाँ। अब जन्म कुंडली के आधार पे हम उस राशि की गणना करेंगे। जैसे मान लो मेष राशि पे 60 स्टार्ट हुई है, तो मेष राशि पे सिर पे 60 चली है, तो मतलब मेष राशि पे हुई है। जैसे मान लो किसी का जन्म में लगन में शनि उच्च बैठा है, और 60 में जो राशि चक्र होता है, जैसे मेष राशि पे आया, अगर मान लो उसकी ग्रेड, कोई भी प्लेनेट है जब वो ट्रांजिट करता है, वो 4 ग्रेडों में चेंज होता है, इसकी 4 ग्रेड्स मिलती है। तो 4 ग्रेडों की गणना ऐसे होती है, जैसे पहली ग्रेड जैसे सोने में आ गया, दूसरी चांदी में, तीसरा तांबा में, और चौथा लोहा में। अगर जिसका लोहे में और सोने में ज़्यादा इफेक्ट करता है कुंडली में, अगर मान लो जन्म कुंडली में अशुभ अवस्था है और लोहे में आ गया, फिर आपको अनिष्ट फल देगा। अनिष्ट फल देगा इतना भी नहीं, अगर आपका कर्म चक्र अच्छा है तो आपको बुरा फल नहीं देगा शनि। तो शनि के प्रति जो भी शनि का है, जैसे गरीबों की सेवा करना, ठीक है, अपने काम के प्रति वफादारी रखना, माता की रिस्पेक्ट करना, अगर ये चीज़ें छोटी छोटी हम करते हैं ना, तो शनि आपको अनिष्ट फल नहीं देगा। ठीक है, तो ये है शनि का थोड़ा। एक कोमल हाथ थोड़ा बाहर करी, थोड़ा मैंने लग रहा अंदर है वो लैंप या बाहर करी जल्दी। हाँ, कर और कर, बाहर खिंच बाहर खिंच ला बस, ठीक है, छोड़ दे। कुछ और बता दे शनि की? मैं सवाल कर दूँ। हाँ जी।
अच्छा पंकज जी, आपने बताया शनि की जो प्लेसमेंट्स के बारे में आपने समझाने की कोशिश करी। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, जैसे शनि लोहे में आते हैं, चांदी में आते हैं, सोने में आते हैं, तो जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो तब सोना चांदी में शनिदेव आते हैं, तो वो सारी जिंदगी रहते हैं या उसके हिसाब से बदलाव होता रहता है? नहीं सर, शनि तो जैसे 2.5 साल बाद राशि बदलते हैं। तो जैसे अभी मेष राशि पे चल रहे हैं, तो आगे वृश्चिक राशि पे आएंगे, तो वृश्चिक राशि से फिर 2.5 साल बाद मिथुन राशि में। तो शनि का ना जीवन में, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने 120 वर्ष की आयु की गणना की है उसमें, अब तो कम रहेगी आयु। 120 वर्ष की आयु में शनि 3 बार आपके कुंडली में आएगा, 3 बार आपको 60 सती आएगी जीवन में। और जैसे ही शनि चेंज होता है तो एक साथ 5 राशियां प्रभावित करता है। 5 राशियां, 3 को 60 सती देगा और 2 को 2.5 देगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है शनि, तो 5 राशियों को प्रभावित करेगा वो। और हमने देखा, कई बार हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आया तो उनकी 60 सती चल रही है, तो 60 सती चल रही है और वो बहुत अच्छी ग्रो कर रहे हैं 60 सती में भी। और किसी का जैसे 2.5 चल रहा है, माँ तो 4th हाउस में शनि चल रहा है, उन्होंने नए वाहन खरीदे हैं और नई प्रॉपर्टीज ली है, तो उनका रीज़न भी देखो। अब जैसे लोग डर जाते हैं शनि से, शनि मेरे 60 सती आ गई जी, और मेरे 4th हाउस में 2.5 आ गया, 8th हाउस में 2.5 आ गया मेरे को, तो मेरे को ये हो जाएगा। बाकी तो सोशल मीडिया पे लोग जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, बिना फेक डराते रहते हैं लोगों को, तो ऐसे डरने की बात नहीं है। शुभ फल भी देते हैं शनि। शनि कर्म के फल दाता है, अच्छे कर्म करो आप, अच्छे फल देगा। जैसे पक्षियों को दाना डालें आप तो अच्छा फल देगा। माता की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। अगर आपका, जिस तरह मैंने आपको बताया, शनि आपके चाहे राजयोग में बैठे होंगे, अगर आप अपनी माता की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जिस तरह मजदूरों की सेवा नहीं करोगे, पंछियों को दाना नहीं डालोगे, तो आपका शनि आपको राजयोग में भी अशुभ फल देगा, ठीक है। जैसे हरिश्चंद्र थे, राजा हरिश्चंद्र थे, उनको उन्होंने मतलब रंग बना दिया था वो अपने कर्म फलों से। राजा हरिश्चंद्र जैसा प्रतापी राजा जो कभी झूठ नहीं बोलता था, अब जब उनका कर्म फल देने की बारी आई तो उन्होंने भी अपने कर्म फल से उनको भी रंग बना के छोड़ा। और राजा दशरथ जी हुए, जैसे राजा दशरथ जी हुए, तो उनको भी जैसे ही 60 सती आई तो पुत्र वियोग हुआ और मृत्यु का कारण भी बने। तो ये चीज़ है। तो कर्म फल से ही इसकी वो होती है, मतलब कर्म फल से ही शनि अच्छा या बुरा प्रभाव देता है। आजकल लोग कर्म फल तो अच्छा करना नहीं चाहते, रेमेडी करते हैं। जैसे आप मान लो कोई माता की, अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता, मंदिर में जाके रेमेडी करता है, उसका कोई लाभ नहीं है। आपको दोनों चीज़ें सही करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको शनि अच्छा फल देगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि ग्रहों की बात कर रहे हैं, शनि की बात कर रहे हैं, राशियों की बात कर रहे हैं, शनि के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि जैसे कोई इंसान आपके पास आता हो, उसे किसी विद्वान ने बता दिया, किसी पंडित ने बता दिया तेरी कुंडली में राजयोग है, जी जी, तो अंदर से कॉन्फिडेंस जाग जाता है उसमें, जी जी, कि मेरा तो राजयोग आएगा, मैं जीवन में बहुत सक्सेस होऊंगा। तो वाकई उसमें राजयोग आता है? ठीक है। जैसे आपने बताया भी कुंडली लेके आया, भी राजयोग है, तो आजकल क्या है कि अब राजयोग राजाओं के टाइम होता था, आजकल का राजयोग ऐसा होता है कि इंसान के पास एक अच्छा परिवार है और अच्छा घर बार है, अच्छी गाड़ी है, नौकरी है, वो राजयोग से कम नहीं है। क्योंकि इस समय डिप्रेशन की इतनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों के पास सब कुछ राजयोग होते हुए भी डिप्रेशन में जा रहे लोग। वो राजयोग का क्या करना आपने? तो राजयोग, अगर आपके पास एक अच्छा परिवार है, अच्छी गाड़ी है, ठीक है ना, अच्छा आप कमा रहे हो, तो राजयोग से कम नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन है कि योग है, कॉन्फिडेंस जाग जाता है, तो राजयोग अकेला शनि नहीं देता। मतलब यही तो मिस्टेक करते लोग, हमेशा एक ग्रह से गणना नहीं होती। मतलब एक ग्रह, जैसे पंच तत्व से प्लेनेट की निर्माण होता है, मतलब ग्रहों का निर्माण होता है। तो अगर मान लो पंच तत्वों में आप आग को निकाल दो, तो 4 तत्व अपना सर्कल चला लेंगे? नहीं चलाएंगे। नहीं, अपना जो उन्होंने प्रभाव देना वो दे देंगे? नहीं दे पाएंगे।
पंचतत्व। उसी तरह ग्रहों की गणना भी होती है। ग्रहों की गणना में आपको सभी ग्रहों की गणना करके फिर राजयोग का निर्माण, और जिसकी कुंडली में राजयोग है वो राज कर रहे हैं, जैसे राजनेता हैं, जैसे साधारण परिवार, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है, उनकी कुंडली में राजयोग ही नहीं है, वो अपने कर्म फल से प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो उनकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं है। चाहे जिस मतलब कोई भी उनकी कुंडली की गणना कर लें तो उसमें राजयोग नहीं है, उन्होंने अपने अच्छे कर्मों से राजयोग प्राप्त किया है। अच्छा पंडित जी, आप एक बात बताइए कि जैसे कि कई लोग हैं, कई लोगों की कुंडलियों में कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं जी, कि किसी विद्वानों के पास जा रहे हैं, यार मैं इसके पास जाऊं मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा दिला देगा ये पंडित, हाँ जी। यार मैं इसके पास जाऊं मेरे को लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे लाइफ पार्टनर अच्छा दिला देगा। हाँ जी। ऐसा पॉसिबल होता है? सर ऐसा कुछ नहीं है पॉसिबल। जो ये रेमेडी करते हैं रातों रात आपको ये रिजल्ट मिलेगा, आप करोड़पति बन जाओगे, आप लखपति बन जाओगे। अब देखो साल में 6 ऋतु होती हैं, 6 ऋतुओं में मतलब एक ऋतु 2 महीने की होती है। अब जैसे आजकल ग्रीष्म ऋतु चली हुई है, मतलब गर्मियों की, आगे फिर अपने आगे जैसे वर्षा ऋतु आएगी तो वर्षा ऋतु में वर्षा होएगी। तो 2 महीने में अगर हमने कोई जैसे जिस ऋतु की भी फसल हम बोएंगे खेत में, उसको तैयार होने में भी कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। तो 2-3 महीने लगेंगे। अगर हम रेमेडी करेंगे वो रातों रात आपको रिजल्ट कैसे देगी? ये थोड़ा हाँ, अगर कोई प्रारब्ध आपका बहुत अच्छा है, जैसे भी आपको मान लो कोई फल मिलने वाला है, तो मान लो कोई आपको साधारण व्यक्ति भी मिल जाएगा, भी आपका 4 दिन बाद ये काम हो जाएगा, 4 दिन बाद आपका काम हो जाएगा। पर जैसे अगर रातों रात वाले काम नहीं अच्छे, मतलब इसमें आपको इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। मैंने ना कई लोग देखे हैं विद्वानों के पास जाते हैं, बताते हैं कि हमें नीलम दिलवा दो, जी जी, हमें पुखराज दिलवा दो, हमें डायमंड दिलवा दो जी, अच्छा ऐसा डायमंड दिलवा दो, अच्छा ऐसा पुखराज ऐसा नीलम दिलवा दो कि जिससे माला माल हो जाए। हाँ जी, ऐसा होता है? देखो सर, पहले तो ऐसा है कि जो स्टोन्स होते हैं ये ओरिजिनल बहुत कम मिलते हैं। जो आजकल मान लो सेल भी करते हैं, ऐसा नहीं भी सारे ही डुप्लीकेट बेचते हैं, अच्छे भी बेचते हैं, ऐसा नहीं है। और ग्रहों का प्रभाव इन पे पूरा पड़ता है, ऐसा नहीं है। पर अगर मान लो किसी ने सही गणना कर दी कुंडली में कि मान लो आपको नीलम सूट करेगा, मतलब अगर उस बिहाफ पे किसी ने रत्न धारण कर लिया, फिर तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। पर ऐसे माला माल वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। धीरे धीरे सने सने, यानी कि नीलम डालते आप, सने का नाम ही सने सने, यानी कि धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे जैसे आप मान लो 2 महीने में कुछ है तो 6 महीने में आपका कुछ टर्नओवर बढ़ेगा, 1 साल में कुछ और बढ़ेगा। अगर ज़्यादा ही कर्म अच्छे तो 2 साल में आपको शनि अच्छा रिजल्ट दे देगा, शुभ फल। पर वो भी अगर कोई आपको सही रत्न मिले तब, अगर कुंडली की सही गणना हो तभी आप सही कर सकते हो इसमें। अच्छा, हमारे पास रत्न लेने के लिए फाइनेंशियली पैसा नहीं है, हाँ जी, हम खरीद नहीं सकते, हम रेमेडी नहीं कर सकते महंगी वाली, तो उन इंसानों के लिए क्या है कि वो भी चाहते हैं लखपति बनना, वो भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ अच्छी से चले, तो उनके लिए क्या है उपाय ऐसा कि वो कर पाए? सर रत्नों के लिए तो जैसे उपरत्न भी बने हुए हैं इनके। फिर जैसे लोगों को वहम पड़ जाता है कि मैं नीलम डालना था, अब मैंने नीली धारण कर ली, या मैंने पुखराज डालना था मैंने सुनेला डाल दिया, तो इसका असर कम हो गया, इसका असर कम हो गया, मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उसका वो वहम पड़ जाता है उनको मन में। तो सबसे अच्छा, जैसे आपने पूछा, जैसे मान लो पुखराज हम धारण करते हैं, तो पुखराज अगर आप धारण नहीं कर सकते तो एक केले की जड़ निकाल लो, केले की जड़ को धो के उसकी प्रतिष्ठा करवा लो, और किसी विद्वान पंडित से उसकी प्रतिष्ठा करवाओ, और हल्दी वगैरह का तिलक लगाओ उसमें, और पीले कपड़े में बांध के अपने बाजू पे बांधो। आपको पुखराज से भी ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों ने औषधि बताया गया है। जितने भी नवग्रहों की समिधाएँ होती है या इनकी औषधियाँ होती है, उनको हम जब अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, स्टोन से भी बढ़िया फल देंगे वो। तो ये अच्छा, इसका बृहस्पति का केले से क्या कनेक्शन है? हम केला का उपाय कर लें, केला को गले में बांध लें, वो कैसे एकदम से ठीक कर देगा, उसकी उपाय हो जाएगा? देखो, भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है बृहस्पति, ठीक है ना। बृहस्पति जो है देवताओं का आचार्य है, मतलब जो व्याकरण की जो मतलब शिक्षा दी है इंद्रदेव को, वो बृहस्पति देवता ने दी है। और भगवान शंकर ने इनका नाम बृहस्पति रखा है। काशी विश्वनाथ में ग्रंथों में भी है, काशी विश्वनाथ में जब प्रतिष्ठा देव गुरु बृहस्पति ने दी है। पहले इनका नाम अंगिरा था,
अंगिरा बोलते थे इनको, अंगिरा बोलते थे, अंगिरस बोलते थे। जैसे अंगिरस थे, जब इन्होंने स्थापना की तो बृहस्पति देवता को भगवान शंकर जी ने बृहस्पति नाम दिया। तो बृहस्पति जो है भगवान विष्णु के प्रिय है बृहस्पति, और भगवान विष्णु को केला का वृक्ष बहुत प्रिय है। और जैसे आप सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कराते हैं घर में, तो केले के पत्ते के बिना पूजा अधूरी होती है। तो केले के पत्ते वहाँ पे जरूर है, और मतलब केले के फल जरूर चढ़ते हैं। तो भगवान विष्णु का प्रिय होते हुए बृहस्पति को औषधियों का देवता भी माना गया है। आयुर्वेद में बृहस्पति का बहुत गुणगान किया है। तो इस वजह से बृहस्पति के जैसे हम पूजा करते हैं तो हमें औषधियों से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं इसमें। अच्छा पंडित जी, हम जैसे कि आपने बृहस्पति के उपाय तो बता दिया कि हम केले से, हल्दी से अपना उपाय कर सकते हैं। हाँ जी। और शनि चल रहा हो, राहु चल रहा हो, केतु चल रहा हो, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, उसका शॉर्टकट में कैसे उपाय किया जा सकता है? देखो, सबसे बड़ा प्लेनेट तो सारे ही प्लेनेट है। अब जैसे सबसे छोटा प्लेनेट मानते हैं चंद्रमा को। अब चंद्रमा मन का कारक है। अगर किसी का मान लो चंद्रमा शुभ बैठा कुंडली में, वो पूरा जीवन मानसिक परेशानी में जूझता रहता है। अब किसी को छोटा प्लेनेट और बड़ा प्लेनेट की हम नहीं कर सकते गणना इसमें, क्योंकि हर एक ग्रह का अपना एक स्थान है। तो मतलब सभी अपनी अपनी जगह पे मतलब शुभ फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं। तो अगर मान लो किसी इंसान के पास सब कुछ है, जैसे मतलब गाड़ी, घर, सब कुछ है उसके पास, अगर उसका चंद्रमा खराब है तो सब कुछ होते हुए भी उसको मानसिक स्ट्रेस रहेगा। तो इसके लिए फिर हम ये चंद्रमा को छोटा और शनि को हम बड़ा नहीं बोल सकते। तो मतलब छोटे बड़े की इसमें कोई वो नहीं है। जैसे आपने शनि के लिए बताया, तो शनि की पत्नी का ग्रंथों में भी उल्लेख है, नारद संहिता में है। तो जैसे शनि की पत्नी थी जो, तो उनका श्रापित है शनि। तो शनि को श्राप दिया था शनि की पत्नी ने कि जिसको भी शनि का ढाइया और साढ़सती होगी तो वो अगर आपके दर्शन कर लेंगे तो उसकी वक्र दृष्टि से आपका मतलब कुप्रभाव उन पे पड़ेगा, यानी कि अशुभ प्रभाव उन पे पड़ेगा। अब वैसे ही राजा दशरथ का भी एक संज्ञान आता है, जब मतलब शनि भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए तो राजा दशरथ ने क्रोधित होकर बोला, तो शनि ने बोला कि मेरे को मेरी पत्नी के द्वारा शापित हूँ और मैं दर्शन नहीं दे सकता। जब मतलब दशरथ नहीं माने तो शनि ने जब दर्शन दिए, बाद में जब दशरथ को साढ़सती हुई तो उनको बहुत दुख झेलना पड़ा। तो शनि की रेमेडी ऐसी है कि शनि पहले तो जिसको साढ़सती और ढाइया चल रहा है वो शनि मंदिर ना जाएं, पीपल वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि पिपलाद जो है मतलब उनको वरदान है कि जिनको भी शनि तंग करता है या परेशान करता है या कोई अशुभ फल दे रहा है तो पीपल की पूजा करने से उसकी मुक्ति, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं का वास है पीपल में, तो उनकी परिक्रमा करें। तो वहाँ पे दीपक जलाएं और तेल का दीपक जगाएं और काले तिल और जल डाल के पीपल को चढ़ाएं और उनको प्रणाम करें और बजरंगबली की सेवा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शनि के जो दुष्प्रभाव है उससे बचा जा सकता है। अच्छा पंकज जी, हम बात करें योगों की, बात करें जैसे किसी के ऊपर गुरु चंडाल योग होता है और कई प्रकार के ऐसे योग हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। हाँ जी। कितने चंडाल योग हैं जी, और क्या क्या प्रभाव होता है कि उनके उपाय करके हम कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं? देखो सर, कुंडली में बहुत अरिष्ट योग होते हैं। वैसे तो योगों की गणना मतलब 100-120 योग होते हैं जो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जो इसमें मेजर योग है, जैसे मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में जो चीज़ें देखी है, तो सबसे पहले मतलब इंसान बहुत मेहनती होता है। तो जितना मेहनती होता है इंसान उतना ही ग्रह उनको इफेक्ट करते हैं। जैसे देखो, मेहनत भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर मेहनत में ग्रह चाल आ जाए तो वो बहुत अशुभ फल देती है। जैसे योग सबसे ज़्यादा मैंने काल सर्प देखा है, सबसे ज़्यादा जो जीवन में इफेक्ट करता है काल सर्प होता है। तो इंसान बहुत मेहनत करता है, अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, पर जैसे काल सर्प होता है तो काल सर्प में उतने मतलब जैसे उसके साथ वाले बहुत आगे निकल जाते हैं, वो स्ट्रगल ही करता रह जाता है। तो एक काल सर्प हो गया, जैसे गुरु चंडाल दोष हो गया,
गुरु चंडाल दोष शिक्षा को प्रभावित करता है। गुरु चंडाल योग हर मतलब काल सर्प ऐसा योग है जो हर योग को खराब करता है। जैसे हर कोई भी आपने काम करना, हर काम में आपको अड़चन डालेगा, हर काम में विघ्न देगा, जिसको जटिल काल सर्प योग है। अब काल सर्प भी 12 प्रकार का होता है। अब किसकी कुंडलियों में अच्छा भी होता है, कई योगी की कुंडलियों में खराब भी होता है। तो सबसे ज्यादा हर काम में जो विघ्न करता है तो वो काल सर्प योग होता है। काल सर्प में मतलब इंसान तकलीफों से गुजरता है, मतलब जितनी मेहनत करता है उतना उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता। और जैसे सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हम एजुकेशन की तरफ, तो एजुकेशन को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है गुरु चंडाल दोष। गुरु चंडाल दोष। इसके बाद जो मेजर दोष आता है वो आता है विष योग। विष योग होता है जैसे शनि के साथ चंद्रमा, शनि के साथ चंद्रमा हो गए, उसको विष योग बोलते हैं। तो विष योग से क्या प्रभावित होता है, तो इंसान जल्दी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है। और जैसे अभी खुश से इंसान, तो 5 मिनट बाद उसको कोई ऐसी बात याद आ जाएगी जिससे वो परेशान हो जाएगा। तो मतलब इस तरह का योग वो मानसिक स्ट्रेस देता है। और विष योग एक ही जैसे माता का कारक चंद्रमा है, तो माता को भी बहुत इफेक्ट करता है, तो ग्रो को रोकता है और डबल माइंडेड करता है कि मतलब कोई भी काम करना उसमें दो बार सोचता है, करें ना करें ना करें। तो विष योग भी बहुत प्रभावशाली होता है। और जैसे तीसरे नंबर पे आता है ग्रहण योग। जैसे राहु के साथ चंद्रमा बैठ गया, या सूर्य के साथ राहु बैठ गया, या डबल ग्रहण योग। डबल ग्रहण ऐसा योग होता है जैसे राहु के साथ सूर्य बैठ गया और चंद्रमा भी, जैसे अमावस पे ये योग बनता है। जैसे सूर्य चंद्रमा एक साथ होंगे, साथ में राहु, वो ग्रहण योग मानते हैं उसको। तो ग्रहण योग का इफेक्ट बहुत होता है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनके टाइम में अगर ग्रहण योग आ जाता है, तो ग्रहण योग अगर गलती से उन्होंने मतलब जिस तरह कोई खाना खा लिया या कोई पानी पी लिया, ठीक है ना, मतलब उसके बाद उन पे उस बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। जैसे आपने पहले बोला ना भी जैसे बच्चा जन्म लेते ही प्रॉब्लम में आ जाता है, उसका ये भी बहुत बड़ा रीजन है। जैसे ग्रहण योग कोई आ गया, उसमें हमने खान पान कुछ कर लिया, तो उसके बाद उस बच्चे पे उस ग्रहण योग का बहुत प्रभाव रहता है। क्योंकि जब भी ग्रहण निकलता है उसके 2-4 महीने तक उसका पृथ्वी पर पूरा असर रहता है। तो कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उससे इफेक्टेड होते हैं चीजें। तो जैसे ये डबल ग्रहण योग हो गया, तो इस तरह के मेजर योग कुंडली में देखे गए। जैसे मेन है पितृ दोष हो गया। तो जैसे काल सर्प जिसकी कुंडली में हो, पितृ दोष एक ही बात होती है, पर पितृ दोष सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है इन चीजों। ये मेजर जो होते हैं ये ज्यादा दोष होते हैं। जैसे मंगल दोष हो गया, तो मंगल दोष में भी इंसान वैवाहिक सुख में कमी आती है। मंगल दोष भी बहुत प्रकार, कई शुभ होता है, कई मंगल की अवस्थाएं अच्छी होती है, कई अवस्थाएं अशुभ होती है। तो उसमें ये मेजर दोष है। अगर ये दोष किसी के कुंडली में है ना, उसको टाइम से उनका निवारण कर ले। अगर थोड़ा सा टाइम निकल गया, बाद में इनका इफेक्ट बढ़ जाता है और बाद में आपकी किसी भी रेमेडी से इसको आपको सही नहीं कर सकते। अच्छा पंडित जी, ये जो ग्रहों का होता है या योगों का कुछ होता है, ये लाइफ होती है कि सारी जिंदगी रहते हैं? ग्रहों का देखो, अब जैसे मैंने मंगल दोष बताया, हर एक प्लैनेट का टाइमिंग होता है। जैसे उत्पत्ति के कारक ग्रह है शुक्रदेव, ठीक है, उत्पत्ति जो गर्भ में आ गया तो शुक्र देवता की कृपा से आ गया। जैसे ही मान लो बचपन हुआ बच्चे का, जैसे मतलब 2-3 साल तक बचपन होता है, उसमें क्या होता है उसमें मेन होता है कि बच्चे को हमने हेल्थ से बचाना होता है। तो हेल्थ को इफेक्ट जो प्लैनेट करते हैं तो उनसे मतलब हमें बचाना पड़ता है। जैसे आगे एजुकेशन के लिए बृहस्पति को एक्टिवेट किया जाता है। बृहस्पति के बाद जैसे एजुकेशन आपकी कंप्लीट होगी, फिर आ गया कैरियर वाला प्लैनेट, जो कैरियर में आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट मतलब सुफल यानी कि लाभ स्थान में, भाग्य स्थान में, अगर कोई कैरियर से रिलेटेड कोई कर्म क्षेत्र में जिसका मतलब योग बन रहा हो, तो उसको प्लैनेट को एक्टिवेट करते हैं हम कैरियर रैम। अगर आप कैरियर वाला ग्रह स्टडी में कर लें, स्टडी वाला कैरियर में कर लें, फिर जो जातक है, जो व्यक्ति है, वो भटकता ही रहता है। तो हर एक ग्रह का अपना अपना रहता है। जैसे अब हम मंगल दोष की गणना करते हैं, जैसे बच्चा जन्म हुआ तो उस टाइम उसकी गणना नहीं करते हम, उसकी गणना होती है जब वो शादी के लायक होता है।
तब वो देखा जाता है कि आपका कोई मंगल दोष तो नहीं है। जैसे लड़के का शुक्र देखा जाता है तो शुक्र आपका शुभ तो नहीं है, नीच अवस्था में तो नहीं है। या बृहस्पति देखा जाता है कि जो लड़की मिलेगी वो आपको कैसे मिलेगी। तो इन चीजों की गणना सिर्फ शादी के टाइम। वैसे ही एजुकेशन के टाइम एजुकेशन वाला प्लेनेट, शादी के टाइम शादी का। आजकल लोग सभी को ही एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे जो ग्रह बाद में आपको फल देना उसको पहले कर देते हैं, पहले वाले को बाद में, वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछने वाला हूँ कि जैसे कि अब सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रेमेडियां चल रही हैं, जी। उपाय चल रहे हैं कि आप ये उपाय कर लो। लोग ये कुंडली तो दिखाते नहीं है, लोगों से, पंडितों विद्वानों से बात करते नहीं है। वो बोलते हैं हमारा यूट्यूब पे, वो अपने एप्लीकेशन पे निकालते हैं हमारा मंगल कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है, राहु कहाँ बैठा है, उसको वो देख लेते हैं। उसको देखने के बाद उसी का वो उपाय कर लेते हैं खुद से। ऐसा सही होता है नहीं सर, कि यूट्यूब वीडियोस को देख के अपने उपाय कर लेना? देखो बहुत गलत है ये चीज़। इवन मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो मेरी मेष राशि है, सपोज करो, अब मेष राशि में किसी एस्ट्रोलॉजर ने रेमेडी दे दी कि मेष राशि वाले ये रेमेडी करो। अब मेष राशि का स्वामी है मंगल, अब मंगल की कोई रेमेडी दे दी कि आप ये उपाय कीजिए। अब आपके जो जन्म कुंडली है उसमें दशाएं कुछ और चल रही है, अंतरदशाएं कोई और चल रही है, अष्टोंतरी दशाएं कुछ और चल रही है, योगिनी चक्र कुछ और चल रहा है, ठीक है। और आप रेमेडी कर दोगे मंगल की, वो आपको नुकसान ही देगी, फायदा नहीं देगी। फिर बाद में आप बोलोगे मेरे को मेरा काम नहीं हुआ जी, पंडित जी ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को रेमेडी दी, मैंने की, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब जो बंदा रेमेडी दे रहा है उसके नीचे कमेंट में ही वो डाल देगा जी मैंने आपकी रेमेडी की थी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे फर्क कैसे पड़ेगा? कुंडली की गणना से रेमेडीज होती है। अब कुंडली में जो मंगल की स्थिति होगी, अगर उसका उस टाइम चल रहा होगा, या उसकी दशाएं चल रही होगी, या गोचर में वो लाभ स्थान में होगा, तभी तो फल देगा आपको। ऐसे कैसे फल दे देगा आपको? अगर मान लो प्लेनेट, जैसे रेमेडीज हम करते हैं, मान लो जैसे कोई लाभ स्थान में प्लेनेट बैठा है, भाग्य स्थान में बैठा है, कर्म स्थान में बैठा है, उसकी कोई रेमेडी दे दी, वो हमने कर दी, चलो हमारा काम हो गया। अगर बाई चांस अगर मान लो मंगल ग्रह की, वैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मंगल ले रहा हूं, चाहे कोई भी प्लेनेट हो, तो मंगल अगर मान लो त्रिक भाव में बैठा हुआ, जैसे छठे भाव में, 8वें घर में या 12वें घर में अगर बैठा हुआ, तो आपको हॉस्पिटल तक दिक्कत कर सकता है। 8th हाउस हमारा कोर्ट कचहरी का है, वहां भी प्रॉब्लम कर सकता है। 6th हाउस हमारा हेल्थ का है, हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। तो गलत रेमेडी कभी नहीं करनी चाहिए। तो कुंडली को दिखा के प्रॉपर उसके बाद रेमेडीज करनी चाहिए। नहीं, गलत रेमेडी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रेमेडी बिक रही हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है, वैसे रेमेडी बिक रही हैं। हर इंस्टाग्राम खोलो, पंडित बोल रहा है कि ये उपाय कर लो, आप ठीक हो जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, आप पैसा कमाने लगोगे, रातों रात अमीर हो जाओगे, आप यहाँ उपाय करो, ये उपाय करो, यहाँ दबा दो। ये कुछ हद तक ठीक है। देखो सर, देखो मैं तो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता किसी की। जैसे लाल किताब होगी, केपीज होगी, हर एक ग्रंथ की अपनी अपनी स्टडीज़ है। तो हमारे जो वैदिक सिद्धांत है, तो हमारा वैदिक सिद्धांत जो रेमेडीज बताता है कि आप अगर बृहस्पति को शुभ करना है आपने, तो आप पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। अगर तत्व होते इसमें भी, अगर मान लो कुंडली में आपका, जैसे पंच तत्व में मैंने आपको बताया, ग्रहों का निवारण भी पंच तत्व से ही होता है। और जो हमने प्रकृति से कुछ लिया हुआ है पूर्व जन्म में, जैसे मान लो हमने भूमि का कोई हरण किया हुआ है, ठीक है, भूमि का कोई हरण किया हुआ है, भूमि से रिलेटेड कोई चीज हमने ऐसी गलत की है कि इस जन्म में हमें, जैसे मंगल ग्रह वो मतलब पृथ्वी तत्व का ग्रह, अग्नि का भी है, तो मतलब जिस तत्व का हमारी कुंडली में दोष है ना, उस तत्व में वो चीज जानी चाहिए। जैसे जल तत्व का, मान लो जल तत्व है, तो जल तत्व की हमारी कुंडली में कोई जल तत्व वाला ग्रह जो है अशुभ बैठा हुआ है, तो उसको अगर हम जल तत्व में डालेंगे ना, उससे हमें जल्दी फर्क पड़ेगा। अग्नि तत्व वाला हवन कराएंगे, उससे अग्नि तत्व के उस चीज से उसका प्रायश्चित होगा। पृथ्वी तत्व का पृथ्वी में होगा, वायु तत्व का वायु में होगा। ऐसे रेमेडीज होती है। नहीं, जैसे कि अब मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे रेमेडी अब सोशल प्लेटफॉर्म्स पर चल रही हैं, वो सही हैं या गलत हैं? देखो मेरे हिसाब से तो इतनी मेरे को तो अच्छी नहीं है रेमेडीज कोई भी इतनी। तो मतलब अब रेमेडीज भी आती है, एक तो सुन के हंसी भी आती है,
ये कर लो, ये कर लो। अच्छा, आप आपने आज या कल या हाँ जी। 4 दिन पहले हाँ जी। अपने इंस्टाग्राम पे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे क्या रेमेडी देखी थी जो आपको सर, गुस्सा आ एक तो गया था? मैं सोशल मीडिया पे कम ही रहता हूँ। हाँ। हम तो ऑफलाइन ही लोगों की सेवा करते हैं। हाँ। तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही किसी ने मेरे को, जैसे हमारा कोई क्लाइंट है तो मतलब उसने रेमेडीज देखी, अभी जैसे निर्ला एकादशी थी, तो मेरे को इतनी क्लाइंट के मैसेज आए, सर ये रील हम आपको भेज रहे हैं, क्या हम ये रेमेडीज कर सकते हैं? तो मतलब ऐसी रेमेडीज हम देखते हैं जिसका कोई सिर नहीं पैर नहीं, मतलब इतनी रेमेडी करते हैं, ये कर लो आप, वो कर लो। नहीं, क्या था एग्जाम्पल, क्या था उस रेमेडी में ऐसा? एग्जाम्पल के तौर पे अब क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा इतना, और क्या वो था। अच्छा चलो छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, जैसे मैंने ना आप परसों ही एक रेमेडी देखी, आप एक काम करिए, हाँ जी। आप चौराहे पे जा करके ना दिया जला दें सरसों के तेल का, और आप जला के आए और सुबह देखें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो चाहते हो। ऐसा होता है? नहीं सर, ये फेक है। अब देखो, आपने जैसे बोला रेमेडीज, याद अब मेरे को धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि हम कम रहते हैं सोशल मीडिया पे। जैसे अब चलो मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि अब रेमेडीज दिवाली सबसे ज्यादा दिखते हैं सोशल मीडिया पे। मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मतलब मैं पहले अपनी बात करूंगा फिर उनकी बात करूंगा। मेरी कैलकुलेशन क्या है कि सबसे पहले कुंडली की प्रेडिक्शन करो, ठीक है, उसमें आपकी सारी गणना करो, दशाएं महादशाएं, उसके हिसाब से आप अगले को रेमेडीज दो, वो आपको रेमेडीज, आपके सही इफेक्ट होगा उस रेमेडीज का। अब मान लो किसी ने रेमेडीज दी कि दारू बांटो जी आप, ठीक है, दारू बांटो, चलते पानी में मान लो जैसे कोयला डाल दो, ठीक है, कोयला डाल दो और किले डाल दो, या कोई मतलब ऐसा नोकीले पदार्थ डाल दो। अब जल तत्व हो गया चंद्रमा का, अगर मान लो कोयला हो गया राहु का, जैसे हम मान लो पानी में डालते हैं उस चीज को, और वो राहु का तत्व तो ठंडा हो जाएगा, और वो जल तत्व आपने मतलब अशुद्ध किया, उसका कैसे करोगे आप? चंद्रमा भी तो खराब कर दिया आपने। अब जैसे ग्रहण योग कैसे बनता है, जैसे राहु और चंद्रमा के मेल से ग्रहण योग बनता है। अब चंद्रमा पानी हो गया, उसमें कोयला डाल दिया, बन गया ग्रहण योग। अब भले ही पानी चलता है चाहे रुकता है। नहीं, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करते गंगा में, हाँ जी, गंगा चले जाएं या कहीं नदी चले जाएं, कई उपाय कर देते हैं लोग, हाँ जी, कई जल प्रवाह करते हैं, कई चीजें, तो उसमें ही क्या होता है? सर गंगा जी से, चलो गंगा मैया का नाम लिया आपने, तो गंगा जी के नियम बहुत है। मतलब एक कल्याण आता है गीता प्रेस का, उसमें एक विद्वान ने लिखा है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं या किसी तीर्थ में जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, हम 72 गलतियां करते हैं, 72 गलतियां करते हैं। अब गलती अब आपके सामने मैं गिना दूंगा। कौन कौन से? जैसे मान लो गंगा मैया का नाम लिया आपने, अब जैसे हम चले गए, अब जिसको मान लो पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, मतलब जैसे पहले आप जिस तीर्थ में जाओ, पहले किसी विद्वान को पूछो जी हम इस तीर्थ पे जा रहे हैं और हमें वहाँ पे क्या सावधानियां रखने और क्या वहाँ चढ़ाना चाहिए। अब जो गंगा मैया है ना, अब जैसे हमने मान लो कपड़े अपने उतारे, सीधे गंगा मैया में चले गए। अब वो मैया क्या, मैया किसको बोलते हैं? माँ को। अब माँ को आप ऐसे ही चले जाओगे पानी में, अब आपके पैर भी लगे वहाँ पे, तो माँ को सबसे पहले क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। अब मान लो गंगा जी में चले गए आप, वहां से आपने कैनी भर दी, अब कैनी भी आपने कितनी भरी? बहुत बड़े वाली भरी, फिर चलो 5 साल के लिए ले गए गंगा जल। नियम क्या है? जितना आपने गंगा जी से गंगा जल लाना है ना, पहले तो साष्टांग प्रणाम करो मैया को, कि हम अपने जो है शारीरिक अंतःकरण शुद्ध करने के लिए आपकी शरण में आए हैं, हमें प्रवेश करने की आज्ञा दो। तो प्रवेश करने की आज्ञा, तो सबसे पहले तो आज्ञा लेनी है आपने। जैसे हम तुलसी पत्ता तोड़ते हैं तो उससे पहले प्रणाम करते हैं तुलसी मैया को, कि हम इस उद्देश्य से ये हम पत्ता ले रहे हैं और इससे हमारा वो रोग ठीक हो जाए, या हम ग्रहण करेंगे या हम नारायण भगवान जी को चढ़ाएंगे। तो वो मतलब ऐसे मांग के, तो जैसे गंगा जी को आपने प्रणाम किया, उसके बाद सबसे पहले तो आपने जिस तरह पंचोपचार से उनको चढ़ाओ, जैसे चावल चढ़ाओ, ठीक है, और दूध चढ़ाओ, और प्रणाम करके, और आपके जैसे मान लो आपने सुबह के वस्त्र डाले हुए हैं, उन्हीं वस्त्रों में हम चले जाते हैं, जबकि ये भी नियम के खिलाफ है। उनके बाद आप नवीन वस्त्र पहनो, फिर जाके गंगा जी में स्नान करो आप, और गंगा जी में जाके आपके मुंह से, नाक से, कान से, मतलब ऐसे, मतलब वहाँ ही मतलब सब कर देते हैं लोग आजकल ऐसे, वो भी पाप की श्रेणी में आता है। आप पुण्य कमाने जाते हैं और 10 पाप करके आ जाते हैं साथ में। अब कैसे पता चले आम इंसान को कोई पाप कर रहा है? सर ये तो आपको, मतलब जिस तरह मैंने बोला ना, गुरु बिन ज्ञान नहीं।
आपके मतलब हम ये नहीं बोलते हम भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप अपने जो आपके कुल पुरोहित है, कोई विद्वान है, साधु संत है, ठीक है ना, उनके पास जाइए भी हमने जो है पवित्र जो है गंगा मैया में हमने स्नान करना है, तो हमें जो है आज्ञा दो। अब जो ऋषि मुनियों की आज्ञा आप लोगे, वो आपको नियम बताएंगे। गुरु पहले, गुरु क्यों होता है? गुरु इसी मार्गदर्शन के लिए होता है कि आप कोई पुण्य कर्म करेंगे, आप कहीं 10 पाप ना लेके आ जाए। अब उस पुण्य का क्या करोगे, 1 का 10 तो पाप ले आया, आपको क्या फल मिलेगा उसका? वैसे ही हर चीज का है, तुलसी मैया का है, बिल पत्थर का है, ठीक है ना, हर चीज का ऐसा ही नियम है। अच्छा पंडित जी, मैं ना एक बात करी, मुझे किसी विद्वान ने बताया बृहस्पति का बहुत बड़ा योग है। हाँ जी, आपकी विद्या में। हाँ जी, हाँ जी। क्या योग है ऐसा? बृहस्पति, देखो बृहस्पति जो है ऋषियों की संतानें हैं, ठीक है ना। ऋषि देव जो सप्तऋषियों, जो मतलब सप्तऋषियों ने जब ज्योतिष को विभाजित किया, इसमें एक 18 आचार्य को नियुक्त किया, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ बन गया था है। तो फिर हर एक चीज को, जैसे आप मतलब जिस तरह वास्तु शास्त्र हो गया, ये भी ज्योतिष से ही निकला है। तो वास्तु जो पुरुष है वो भी ज्योतिष से निकला है। जैसे अंक ज्योतिष है, मतलब 12 की गणना है, ठीक है ना, तिथि बार नक्षत्र की गणना, ये भी ज्योतिष से ही निकला है। तो इसके अधिष्ठात्र देवता जो है बृहस्पति देवता है। और बृहस्पति जो है ऋषि मुनियों की मतलब ऋषि मुनियों की प्रेरणा से जो है बृहस्पति ने इसका प्रचार और प्रसार किया। वैसे ज्योतिष के जो है पराशर जी भी है, आज्ञा ज्ञान का प्रचार ऐसे हुआ। तो बृहस्पति जैसे मान लो, अब जिस तरह कोई एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, अब मान लो अगर मैं स्वस्थ हूँ ना, मैं तभी किसी को मेडिसिन दूंगा। अगर मान लो मैं डॉक्टर हूँ ना, अगर मैं स्वस्थ हूँ, मैं तभी उस फील्ड में जाके किसी को रेमेडीज दूंगा। वैसे एस्ट्रोलॉजर की है, जिसका कुंडली में बृहस्पति शुभ योग में बैठा है और शुभ योग में बैठा है, वही एक मतलब अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। क्योंकि इसमें सारा ही गणना का होता है, लिखने का होता है और बोलने का होता है, जिसमें मतलब मुंह में सरस्वती होती है और बृहस्पति की कृपा से होती है वो चीज। अगर कुंडली में पूर्व जन्म का कोई शुभ है, आपने मार्गदर्शन आपकी भाग्य में है, तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। अन्यथा इसका दुष्प्रभाव भी है बहुत। अब मैक्सिमम आपने देखा होगा, कई मतलब एस्ट्रोलॉजर है, कई विद्वान ऐसे हैं जो दूसरों की गणनाएं करते हैं, अपना उनका बहुत बुरा हाल होता है। जैसे मान लो मैंने आपको कोई हेल्थ रिलेटेड कोई बात बताई, वो प्रॉब्लम मेरे को ही पहले होती है, तो ऐसा होता है, उन चीजों का इफेक्ट पड़ता है उन पे। जैसे मान लो मैंने बता दिया भी तेरा काम हो जाएगा, आप ये रेमेडीज कर दो, तेरा काम हो जाएगा। अब उनकी सारी नेगेटिविटी मैंने अपने ऊपर ले ली, सारी नेगेटिविटी मैंने अपने कर दी, मैंने पॉजिटिव होके आपको भेज दिया कि आपका काम जो है 10 तारीख को हो जाएगा या 11 तारीख को आपकी ग्रह चाल जो है शुभ फल देगी। पर उस टाइम जो उनका खराब, अब देखो कुंडली तो तब भी इंसान दिखाता है जब उसके ग्रह खराब होते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं जाता। जब खराब होते हैं, जो खराब ग्रह आप खोलोगे ना, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। उस नेगेटिव इम्पैक्ट के बाद आप पे भी वो पूरा इफेक्ट करेंगे। अगर आपके पास जैसे सुबह शाम आप पूजा करते हो, ज्योतिष के नियम होते हैं जो, तो दिन में मतलब दिन में कम से कम आपको 3 बार पूजा पाठ करनी पड़ती है, क्योंकि ये पूजा पाठ बृहस्पति है, बृहस्पति एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है। और भगवान नारायण भगवान जी का सबसे प्रिय है ब्राह्मण, तो भगवान ब्राह्मणों को दिए है। ब्राह्मण वो है जिनको ज्ञान है, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, अगर उसको ज्ञान है वो ब्राह्मण ही माना गया है। अच्छा पंडित जी, मुझे एक चीज बताइए, जैसे ना दशाओं की बात करी जाए कि अंतरदशा प्रति अंतरदशाएं दशाएं होती हैं, तो हमें ऐसा माना जाता है कि पंडित बता देते हैं कि जब तक आपकी ये दशा चल रही है तो आपको कोई रेमेडी कोई उपाय नहीं लगेगा। हाँ जी। तो जब आपकी अच्छी दशा चलेगी तो उसके हिसाब से आपको कोई उपाय काम करेगा, ऐसा क्या होता है? ऐसा मैं बताता हूँ, देखो मैं सूर्य से लेता हूँ। जैसे सूर्य की 6 वर्ष की महादशा होती है, और सूर्य की जैसे महादशा स्टार्ट हुई, उनके नीचे अंतरदशाएं भी चलती है साथ में, महादशा के साथ अंतर। यानी कि जैसे मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर है, उनके नीचे कैबिनेट चलती है। जैसे मान लो अब सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतर है, सबसे पहले तो सरकार गवर्नमेंट बनाते हैं, मतलब पूरा इंसान का भाग्य मतलब करते हैं। अब हम भी जुड़े हैं एक दूसरे से, तो हम किसी योग से जुड़े हुए हैं, बिना योग से किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता। जब ग्रह ने कोई शुभ और अशुभ फल देना है ना,
तो मतलब इंसान उसी की तरफ जाता है, क्योंकि ये ब्रेन में उसी तरह से माइंड को मतलब सेट करता है कि आपने ये काम करना है। तो जैसे सूर्य की महादशा चली, सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतर चल पड़ा, और सूर्य दशा का लॉर्ड भी सूर्य, अंतरदशा लॉर्ड भी सूर्य। अब सूर्य की अब कुंडली में मान लो अशुभ है सूर्य, मान लो आपके 6th हाउस में बैठा है सूर्य, 8th हाउस में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, तो मतलब किसी प्लेनेट के साथ बैठा है, जैसे मान लो शनि के साथ बैठा है, तो मतलब जिस तरह बाप बेटे की दिक्कत है, मतलब शनि सूर्य आपस में है तो फादर के लिए दिक्कत है। इनकी कैंसिलेशन भी होती है। ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी होती है अगर मान लो कोई अच्छी प्रेडिक्शन दे रहा है। जैसे मान लो दशाएं चल रही है सूर्य की, और सूर्य आपका अशुभ बैठ गया सूर्य, और किसी इसको थोड़ा और डेंजर कर दो, साथ में शनि बैठ गया, मान लो शनि बैठ गया, और उल्का, जैसे उल्का चल पड़ी, उल्का शनि की होती है, जैसे उल्का भी चल पड़ी, मतलब यानी कि इसको बिल्कुल ही नेगेटिव कर देते हैं हम। मतलब उल्का भी चल पड़ी, सूर्य की दशा भी चल पड़ी, अंतर सूर्य भी चलेगा, और सूर्य भी अशुभ भाव में बैठा है। पर अगर उस प्लेनेट पे बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, और अगला मतलब जिस तरह जो भी जातक है वो हुआ पूजा पाठ करने वाला, वो सूर्य को और शनि को भी कंट्रोल कर लेगा। इतना बल है पूजा पाठ में। पर उसको पूजा पाठ, क्योंकि बृहस्पति पूजा पाठ का कारक अच्छा है। पंडित जी, कैसे पता लगे कि ये पाठ, कई लोग तो पाठ पूजा करते नहीं है, हाँ जी, और कई लोगों की दशाएं ऐसी चल रही हैं जितना बल्कि नहीं, पूजा पाठ कर लें वो उसका ध्यान ही नहीं लग पाता। उनका ध्यान तब नहीं लगता क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि नहीं होती ना उस पे। मैं तो आपको एग्जांपल दिया ना है, अगर मान लो उस पे दृष्टि पड़ जाए बृहस्पति की, जैसे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, या मान लो मंगल की भी पड़ जाए, किसी और ग्रहों को तो डिफरेंट, क्योंकि शनि और सूर्य का बहुत प्रबल योग होता है, उसको हर बंदा नहीं, इसको अंगार योग बोलते हैं हम, अंगार योग होता है। अंगार क्या हो गया? आग। और आग को कौन शांत करता है? कोई विद्वान ही। अब मान लो दो लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उनको सुलझा हुआ आदमी ही शांत कर सकता है। अच्छा पंडित जी, जैसे ना भाई, दोनों भाइयों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो उनमें कौन सा ग्रह ऐसा होता है कि बुरा ग्रह आगे बैठ जाए कि भाइयों में बाद में प्यार बन सकता है? ऐसा होता है जिसका, जैसे मंगल का कारक ग्रह होता है बड़ा भाई भी, तो बड़ा भाई है, छोटा भाई है मंगल। बाकी कुंडली पे जैसे 3rd हाउस होता है, हमारे भाई बहनों का भाव होता है। अब 3rd हाउस में अगर मान लो कोई अशुभ ग्रह बैठ जाते हैं, या उस भाव में कोई अशुभ दृष्टि है, या उस भाव का कारक ग्रह 6, 8, 12 में अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाता है, फिर तकरार होती है। अगर तो जैसे मान लो, ठीक कर सकते हैं? हाँ मैं बताता हूँ, जैसे तकरार होती है। अब तकरार किस चीज की होती है? जैसे मान लो चंद्रमा के साथ संबंध बन जाता है, तो माँ के पैसे की वजह से तकरार होती है। जैसे सूर्य का संबंध बन जाए तो पिता की इनकम को लेके, इसको ही पैसा दिया, मुझे नहीं दिया, उसको लेके होती है। अगर मंगल का संबंध बन जाए तो प्रॉपर्टी को लेके, तो ये भी साथ में जुड़ी हुई चीजें। उसको शांत ऐसा किया जाता है, जैसे मान लो जैसे कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, मान लो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, और मंगल, अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो पक्का मंगल अशुभ बैठा होगा, और तीसरे घर से कोई ना कोई संबंध बना रहा होगा। अब तीसरा घर हमारा भाई बहनों का होता है, और भूमि का होगा। जैसे मान लो कोई वीरान भूमि है, वहां पे आप मंगल के कारक की चीज अपना इसमें दबा दो, भूमि में दबा दो, वो पृथ्वी तत्व में चीज चलेगी। अगर ज्यादा करना, जैसे अग्नि तत्वों का प्लेनेट है मंगल, तो अग्नि तत्व का है, जैसे मतलब मंगल की है, मतलब मंगल की कोई कारक चीज आप अग्नि में डाल दो, जैसे अग्नि में डाल दो, उससे भी मंगल की मतलब जो अशुभ प्रभाव है उसको शुभ कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी का अंश अवतार है मंगल, तो मंगल हनुमान जी की भी आप पूजा कर सकते हैं, उससे उसका प्रभाव कम होता है। अच्छा पंडित जी, अभी मैंने ना एक लेटेस्ट रेमेडी देखी, किसी औरत ने बता दी थी, अपने पति को शराब पिलाओ। हाँ, ये तो मैंने बता रहा था आपको, शराब। ये रेमेडी कोई, ये किसी रेमेडी, आपका पति आपको बहुत प्यार करेगा, हाँ जो चाहोगे वो आपको ये ला के फालतू की रेमेडीज है। इसमें देखो, इसको तो मतलब दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए रेमेडीज दी जाती है, ताकि मतलब, अब देखो, हाँ जी, ये नहीं, बहुत अशुभ है ये रेमेडीज, किसी भी प्लेनेट की आती नहीं है ये। मतलब अब देखो, लाल कान को ऐसे छिलवा लो। अब लाल किताब भी बहुत अच्छा ग्रंथ है, तो लाल किताब में भी नहीं है इसका वर्णन। वो जो बता रहे हैं वो अपनी मर्जी से तो कुछ भी बता सकते हैं। अब देखो, दारू का संबंध कैसे पति से कैसे संबंध बनेगा? अब पति कारण 7th हाउस का लॉर्ड है, मान लो जैसे काल पुरुष की कुंडली में 7वां घर देखा जाता है पति का।
अब 7वें घर में तुला राशि बन गई, उसका स्वामी बन गया शुक्र, और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, और 7वें घर मतलब तुला राशि पे शनि भी उच्च होता है, और शनि और शुक्र का मेल में, और शनि पहले ही दारू को अवॉइड करवाता है भाई, मतलब ये चीजें ना करो, आपका शनि खराब हो जाएगा। शनि तो वैसे ही सात्विक ग्रह है, तो और मतलब इन चीजों को मानता ही नहीं है, मांस मदिरा बिल्कुल नहीं मानता। जैसे आप दोगे, आपका 7वां ग्रह इफेक्ट पड़ गया उसमें, और जो मान भी रहा है बात, वो भी नहीं मानेगा। वो तो बोल रही है कि उपाय हो जाएगा। उपाय अब जिन्होंने किया उसको रिजल्ट मिला, तो मैं बोल नहीं सकता। वो रिजल्ट तो मिला होगा ना, उसके पत्नी ने पति को दारू पिला दी, पति तो खुश हो गई होगा जब पीने वाला होगा। नहीं सर, ये तो ऑब्वियसली उसको प्यार करेंगे। ये तो मतलब कहानी बन गई ना, ये तो ग्रहों का मजाक उड़ाना, हाँ, ग्रहों और का कुछ मजाक नहीं उड़ रहा है, और ये हमारी संस्कृति को। अच्छा पंडित जी, मैं आपको आखिर में पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि अभी आपकी जो विद्या है उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कितना को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और लोग कितनी की अर्निंग कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हो इस चीज में, ये सही है या गलत है? देखो, आने वाले टाइम में सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, बिल्कुल ठीक है। और इसमें देखो, सोशल मीडिया को सबसे पहले समझने वाली बात है कि कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है इसको सबसे ज्यादा। अब जैसे कलयुग का प्रभाव भी बढ़ रहा है, तो इसको सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है राहु है। अभी आप जैसे आप मान लो, अभी कहीं बैठे हो आप, 1 घंटा भी आप बिना फोन से नहीं रह सकते। आपको 5 मिनट बाद ही माइंड पे ऐसा होगा, मैसेज तो नहीं आया हुआ किसी का कोई मेल तो नहीं आई, तो झट से फोन उठा के देख लेगा। वो सोशल मीडिया का ही है। अच्छी चीज भी है, ऐसा नहीं है भी अच्छी चीजों, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी करो, अच्छा फल देता है। पर जैसे जैसे लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अब जैसे अब AI आ रहा है, तो AI में भी लोग बहुत फंसेंगे शुरू में। और जैसे बहुत से ऐप है, वो स्टार्टिंग में मतलब सारा मतलब एक प्लान होता है। जैसे आपने मान लो प्लान किया हुआ है, मैंने कॉल करनी है और मैं अच्छा बताऊंगा, आप बोलोगे हाँ गुरुजी ऐसा ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ, तो वो फिर सोशल मीडिया पे डाल के उसको हाईलाइट करेंगे और बड़े स्टार से ऐड करवा देंगे। बाद में बंदा वहीं फंस जाता है, अब विश्वास करने को मजबूर हो जाता है। और जो फंसने वाले हैं वो भी ऐसे फंसते हैं कि मतलब बाद में 2-4 लाख रुपए लगा के उनको अकल आती है कि हम बहुत गलत ट्रैक में पहुंच गए। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। इससे बचने के लिए तो मैं तो एक आपको बताता हूँ, मतलब अगर किसी को अच्छी एडवाइस लगे तो मतलब जो ये ज्योतिष विद्या है ना, वो मतलब जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान सब बताती है जिसके पास सही विद्या है। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन पूछो, आप ऑफलाइन पूछो, कुछ भी पूछो, अपनी डेट ऑफ बर्थ दो, टाइम दो, प्लेस दो, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन है वो अपने पास रखो आप, तो उनको आप बताएं कि आप बताओ प्रश्न को डे लगा के कि हम क्या पूछना चाहते हैं। अगर सही एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपको बता देगा कि आप मैरिड लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं, आप मैरिड लाइफ में क्या पूछना चाहते हैं, वो भी चीज बहुत है। अच्छा, ये ऐसा पता चल जाता है कि सामने वाले विद्वान को सर हमारे सामने वाला पूछना क्या चाहता है? हाँ जी, तो हमारे पास जैसे लोग आते हैं, तो मतलब मैक्सिमम जो स्टार्टिंग में आते हैं वो टेस्ट लेने, जैसे रेफरेंस से आ गए, उनको तो पता है भी रेफरेंस से आए हैं, उनका काम हुआ है, उन्होंने हमें रेफरेंस दिया तो ठीक ही होगा। जैसे कोई मान लो नया क्लाइंट आ गया, ठीक है, तो मतलब अभी हमारे पास एक डॉक्टर साहब आए थे, 3-4 आ गए इस हफ्ते, तो बढ़िया कैंसर की मतलब रिसर्च कर रहे हो। तो उनको किसी डॉक्टर ने, क्योंकि हमने हेल्थ एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा है, तो मतलब जैसा रेफरेंस उनको चला गया, तो वो मेरे पास आया भी, सर आपकी जो भी फीस है मैं आपको डबल दूंगा, मेरे को आपने चीज़ें सारी बतानी है और मैं मैच करूंगा कि कितनी चीज़ें सही है और कितनी गलत है। अगर मान लो 90% चीज़ें सही होगी तो मतलब मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। अच्छा, डॉक्टर आपके पास आए, हाँ, वो रिसर्च कर रहे थे, जी, मैं नाम कैंसर के लिए, कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बड़ी हो। अच्छा। तो मतलब जिस तरह हेल्थ एस्ट्रोलॉजी है, हाँ, जिनको उन्होंने भेजा वो भी डॉक्टर ही है, हाँ, बहुत गोल्ड मेडलिस्ट जो आपके पास आए वो भी डॉक्टर है। जी, वो भी डॉक्टर है। तो बोलते भी अगर ये साइंस है ना, जैसे साइंस है, हमारी अपॉइंटमेंट चली 2 घंटे की, तो मेरे को भी बहुत शौक है समझाने का, क्योंकि अब मैं थोड़ा पहले कोचिंग सेंटर भी एस्ट्रो स्टार रिसर्च सेंटर से हमारा कंपनी का नाम है, तो पहले मैं मतलब सिखाता भी था।
तो अब टाइम का अभाव कम है, तो इतना टाइम नहीं होता सिखाने के लिए। तो हमें समझाने के लिए मतलब जिस तरह जो भी कुंडली दिखाने हमारे पास आता है, हम उसको समझा के करते हैं कि ये प्लेनेट आपने फिर उनको क्या प्लेनेट समझाया? हाँ, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। जैसे हमने मतलब जितना भी उनका चार्ट था, तो वो चार्ट हमने सारा स्टडी किया, तो उनके पॉइंट्स बना दिए जो भी उनकी कुंडली में अरिष्ट योग थे। तो जो जो भी पॉइंट हमने बताए, जैसे मैरिड लाइफ से रिलेटेड था, बच्चे से रिलेटेड था, ठीक है, और कैरियर से रिलेटेड था, वो सारी चीजें हमने उनको बताई। लास्ट में उनको मैंने सर बताया, मैं कहा सर अब आप बताएं। तो उन्होंने बोला सर क्या बताना, आपने तो सारा ही बता दिया। मैं तो 90 की उम्मीद की थी, आपने तो 100 बताया। मतलब एक भी चीज मतलब सही नहीं थी उसमें। अच्छा पंडित जी, ऐसा क्या आपके पास डॉक्टर साहब आए कि किसी को कैंसर पेशेंट है, किसी को बीमारी होनी है, या किसी को कोई जीवन में कोई कठिनाई आनी है, तो ये कुंडली पे आनी है तो आप बता देंगे आनी है, तो सर मेरे रोका जा सकता है? जी बिल्कुल रोका जा सकता है। पेशेंट्स के डॉक्टर थे, तो ये कैसे पता चल गया आपको कि ये बीमारी ठीक हो सकती है उनकी? सर जैसे मतलब मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए और उनको किसी रेफरेंस भी किसी डॉक्टर ने दिया था, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर। वो मतलब कैंसर पे रिसर्च करते हैं डॉक्टर, मतलब काफ़ी 55 के ईयर ओल्ड होंगे। तो उन्होंने मतलब मेरे को बताया भी, मेरे को किसी जो मेरा फ्रेंड है डॉक्टर, उन्होंने रेफरेंस दिया आपका। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कुंडली मतलब सही होती है या गलत होती है, तो मैं आपको फीस डबल दूंगा, आप मेरे को ये चीज़ें सारी निकाल के दे दो। अब जैसे ही हमारी बातचीत हुई, मैं कहा सर कोई बात नहीं, अब जितना भी हम भी बहुत ज़्यादा परिपूर्ण नहीं है, अब जितना भी हमें ज्ञान है और जितना भी हमें मतलब एक्सपीरियंस है या जितना भी हम निकाल सकते हैं हम जरूर निकालेंगे। तो जैसे उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, टाइम ट्यून दिया, तो मैं उनके पॉइंट बनाता चला गया। जिस तरह मान लो उनके जो जो भी प्रॉब्लम थी, जिस तरह मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थी, या मतलब बच्चों की प्रॉब्लम थी, या मतलब कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, प्लेटफॉर्म इतना ऊपर आके भी डाउन लेवल था, मतलब हर चीज़ थी जो भी उनकी। तो उस पे हमने सारी चीज़ें निकली हमारे पास भी, मतलब ये चीज़ है। तो उन्होंने बोला भी मतलब एक तो बहुत एक्यूरेसी है चीज़, ये तो साइंस है। जैसे चलो डॉक्टर नहीं मानते इन चीज़ों को, तो मतलब मैंने उनको एक ही बात बताई, मैं कहा सर हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है, और हर एक ज्योतिषी की अपनी कला है और अपनी स्टडी है, बाकी कुछ भगवान की कृपा है। हाँ। अच्छा, मेरे ना एक कोई जानकार हैं जी, काफी वो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हैं। जी जी। वो बोलते हैं कि आप लोग पखंड बना रहे हो, हाँ जी, ये पखंड है। हाँ जी। आप लोग खाना भी उसके हिसाब से खाते हो, घर से बाहर भी उस हिसाब से निकलते हो, कोई काम काज करना हो, कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं, कोई पॉलिटिशियन भी हैं, पंडितों विद्वानों के बगैर कोई काम काज नहीं करते हैं। तो ये क्या है, उन लोगों के लिए क्या है जो लोग बोलते हैं? क्या विद्वान हो आप कहते हो कि जो लोग नहीं मानते उनका कैसे आप समझा पाओगे? वो अपनी जगह सही है सर। जो ये शब्द बोलता है ना कि ये सब पाखंड है या जो भी है, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको सही इंसान नहीं मिला आज तक। देखो ये जो ज्योतिष है ना, ये चीज़ें मैच होती है। आपके कितने बच्चे हैं, आपकी वाइफ का बिहेवियर कैसा है, आपका कैरियर कितना ग्रो करता है, आगे आने वाले लाइफ में आप कितनी ग्रो करोगे, ये चीज़ें जब मैच होएगी तभी तो साइंस के बारे में नॉलेज होगी। अब किसी के पास मान लो चले गए, उन्होंने बोला आपका ये होगा वो होगा, जैसे मान लो खुश करने के लिए, तो मतलब ये होगा आपका, वो होगा, इतने टाइम में होगा, उनका मान लो बाद में काम नहीं हुआ, वो तो गालियाँ निकालेंगे। उनको सही इंसान नहीं मिला आज तक, जैसे सही विद्वान नहीं मिला, गणना वाला विद्वान नहीं मिला। जब जिस दिन गणना वाला विद्वान उनको मिलेगा, उनको पता लगेगा कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे जीवन में कितना इफेक्ट करते हैं। अच्छा पंडित जी, आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा, ग्रहों को, राशियों को, कुंडली को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो लास्ट में जैसे आपने पूछा, ये सारा मतलब ज्योतिष का एक ही निचोड़ निकाल दिया आपने। जैसे भी मतलब पूरे वृक्ष का एक ही फल निकाल के दो, तो मतलब मैं अगर किसी ने कुंडली से, ज्योतिष से कोई अच्छा फल लेना चाहते हैं ना, तो मैं आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा जाऊँ। मतलब सुबह समय पर उठो और अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के चरण स्पर्श करो, सूर्य देवता को अर्घ दो, ठीक है। उसके बाद आप अपने काम पे जाओ, काम पे अच्छा कर्म करो, वापस आके अपने मतलब घर वालों की रिस्पेक्ट करो,
अगर ये चीज़ आप कंटिन्यू करते हो, जिस तरह एक्सरसाइज करो, योगा करो, और जैसे प्रकृति को बचाओ, जैसे पेड़ पौधे लगाओ, जीव जंतुओं को दाना डालो, ठीक है, और ईर्ष्या ना करो किसी से, किसी की निंदा ना करो, कोई चुगली ना करो। अगर ये चीज़ आप इतना प्रेज करोगे ना, तो आपको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बैलेंस अपने आप खुद बनेगा। जब आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हो, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है, मतलब जिस तरह लोग वही परेशान है जो आप मतलब लेट उठते हैं, कईयों की नाइट शिफ्ट होती है, उनका अलग मैटर है। जिस तरह मान लो जो बहुत लेट उठते हैं, उनके भाग्य भी सोए रहते हैं। जो प्रातःकाल, जिस तरह हमारे ऋषि मुनि हैं, प्रेमानंद जी भी बहुत बोलते हैं, बहुत युवाओं को उन्होंने मतलब जोड़ा है इन चीज़ों से कि सुबह 4 बजे उठना शुरू करो। 4 बजे उठ के जो स्टडी कर रहे हो स्टडी करें, बाकी लोग अपने नहा धो के अपना पूजा पाठ करें। सत्कर्म करने से आपको कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पूर्व जन्म का हो, इस जन्म का हो और आने वाले जन्म का हो, वो भी आपका अच्छा फल देगा। ठीक है पंकज जी, आपने हमारे पास आए ग्लो पाथ टीवी में, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में और कुंडली के बारे में जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।